सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज का जिहड़ा साडा टॉपिक है उसका नाम है आर्म्ड चैलेंजेस टू द इंडियन स्टेट। पंजाब PCS दे विच प्रीलिम्स दे विच ये तुहाडा टॉपिक मैंशनड है। तुहानू एक या दो MCQ इस टॉपिक तो आ सकते हैं। इस टॉपिक लिए जो मैं तुहानू लैक्चर च करावांगा प्लस तुहानू एक मैं सोर्स दस रहा उहदे विच जो दिता होया तुसीं उन्ना पढ़ लो, दैट इज़ मोर दैन सफिशेंट। वट इज़ दैट सोर्स? थोड़ी 12वीं दी NCERT है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिन्हों ने सिर्फ पंजाब PCS का पेपर देना है। लास्ट चैप्टर है बच्चे का, ठीक है, लास्ट चैप्टर बस वो पढ़ लो। जिन्होंने सिर्फ पंजाब PCS का पेपर देना है, जिन्होंने UPSC का पेपर देना है, थोड़े GS 1 दे विच एक टॉपिक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू रीड दिस NCERT थॉरली। दिस इज अ ब्यूटिफुली रिटन बुक। ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। नाउ जो आज का जो साडा टॉपिक है, इट विल इन्वॉल्व सर्टन issues which are very like Punjabis have to have all like the entire state अपनी पंजाब happens to be very sensitive about those topics। भाई सुनो, असी ना SDM बनना है, असी DSP बनना है, असी तहसीलदार बनना है, whatever पंजाब PCS जो भी सानू ऑफर करेगा, थानू असी पेपर के हिसाब नाल पढ़ा रहे हैं, ठीक। असी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की कोई क्लास नहीं हैगी भी जिथे असी तुहानू ना कि सच के आगे का सच खोज के दे। मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं, मल्टीपल नैरेटिव होते हैं। इस पेपर के हिसाब से जो आपको काम आएगा हम आपको वो पढ़ा रहे हैं। उतना पढ़ो, पेपर में लिखा हो, उतना पढ़ो, पेपर में मार्क कराओ। उसके बाद आपके ओपिनियंस ना हमने जानने, ना आपको हमारे ओपिनियंस की ज़रूरत, ठीक। क्या सही है, क्या गलत है, सरकार ठीक है, ये गलत है, ये सब में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक। चलो, सिंपल सा टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है आर्म चैलेंजेस टू इंडिया। अब अगर आर्म चैलेंजेस टू इंडिया टॉपिक है तो सबसे पहले ये देख ले इंडिया क्या है। इंडिया जब बना, जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो या जब जा रहे थे तो प्राइमरली हम सारे इंडिया को, बड़े सगीर को इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक। इस एरिया को दो तरीके से अगेन हम विद इन डिवाइड कर सकते हैं। एक वो एरिया जिसको ब्रिटिश खुद चलाते थे और एक वो एरिया जहाँ पे इंडियन राजकुमार बैठे होते थे और वो चलाते थे एरिया को विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। जिसको ब्रिटिश खुद चलाते थे वहाँ पे गवर्नर बिठा देते थे और सब गवर्नर्स का टॉप पे एक गवर्नर जनरल, ओके, और फिर एक हो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उधर ब्रिटेन में। इस तरह से चल रहा था इंडिया, सिंपल। अब 1947 के बाद आज़ादी मिल गई, ठीक। असी कहते ना पंजाब च गोरे खंगे सी ताइयों टंगे सी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये खुद की खुश फहमी है। 200 साल राज करके गए हैं आपके ऊपर, और गए इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में मैनेज नहीं हुआ उनसे, हिटलर ने ना कराई है। ज़्यादा नहीं खुश होना, ठीक। I don't mean to belittle India's freedom struggle. Of course, I have utmost respect for Indian freedom struggle. But जो कौमें अपना अगर इतिहास ही गलत सलत ज़्यादा फीलिंग लेके अगर पढ़ेंगी तो फिर कैसे बात बनेगी, ओके। सो खैर, अपना साहब ये बन गया इंडिया, ये लाल सी लकीर के अंदर वाला इंडिया हो गया। इधर वाला हो गया पाकिस्तान, इधर भी बन गया बांग्लादेश। नाउ बिफोर एक्चुअली स्टडिंग आर्म चैलेंजेस टू द इंडियन स्टेट, हमें ना रीजनलिज्म के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान, ये हो गया इंडिया। अब कोई पर्सन है जो अमृतसर में रह रहा है, पर्सन ए, ओदा बाकी टब्बर रहता है लाहौर च, प्रॉपर्टी है उदी रावलपिंडी च, ये सारे एरिया च अगे पिछे अगे पिछे अगे पिछे। जे तुसी उन्होंने कहो भी यू नो वट, दिस इज़ नॉट योर कंट्री एनी मोर, वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं हैगी, वो तेरी फैमिली नहीं हैगी, वो तेरा लैंड नहीं हैगा, काका देश भगती इस एरिया की करनी है हुण। तो जिहड़ा बंदा तमिलनाडु च रहिंदा है, आज तो ये तेरा भरा है, उसको डिफ़िकल्ट होगा ये चीज़ समझना। हमें तो क्या है ना कि हम तो 1980s 1990s की पैदाइश है, बचपन से एक आइडिया ऑफ इंडिया है हमारे पास। लेकिन जो बंदा ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुआ है, जिसको लाहौर डियर है, उसको आप बोलो कि यार लाहौर का प्रेम त्याग के अब बेंगलोर का प्रेम निकाल के ला अंदर से अच्छे से, तो उसको मुश्किल होएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो आइडिया ऑफ इंडिया एज सच वो धीरे 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 इनकलकेट हुआ है। मैंने आपको पॉलिटी के पहले लेक्चर में बताया था कि नेशन अलग चीज़ है, स्टेट अलग चीज़ है। नेशन क्या था? एक इमोशनल आइडिया जिससे कुछ लोग अपने आप को जोड़ के देखते हैं। तो इंडिया इज़ नॉट अ नेशन स्टेट, इंडिया इज़ अ स्टेट नेशन, ऐसा बोलते हैं योगेंद्र यादव। कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट पहले आई। स्टेट के क्या चार वो हैं?
एलिमेंट्स हमने किया था ना, सॉवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, ये बन जाती हैं जब कुछ लोग अपने आप को किसी इमोशनल आइडिया के अराउंड, किसी भी इमोशनल आइडिया के अराउंड अपने आप को इकट्ठा करके ये 4 चीज़ें ले आते हैं, तो वो सरकार, देश बन जाता है। हमारी कंट्री में बोल रहे कि देश पहले बन गया और फिर अब नेशन वाली जो फीलिंग है, राष्ट्रीयता, वो बाद में आ रही है। ठीक, अभी भी देखो ना आप, नॉर्थ ईस्ट वाले के साथ में भी तो ऐसा ही हुआ है, उसको भी यही बोला जा रहा है इधर बांग्लादेशी बंगाल वाले को कि यार जो भी तेरा ढाका में होएगा वहाँ पे छोड़, अब तो इधर आ, एंड लाइकवाइज। इसलिए एंड सिमिलरली इधर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, सिमिलरली इधर भी थोड़े से इश्यूज रहे। तो हमारे इंडिया में चारों तरफ थोड़ा जो आइडिया ऑफ नेशन बिल्डिंग है वो थोड़ा धीरे 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 इमर्ज किया। इनफैक्ट 70s 80s तक आते आते बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ऐसे बोलने लगे थे कि द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड इंडिया हैज़ फेल्ड, बट विद इन 70-80 ईयर्स द रोबस्टनेस ऑफ द आइडिया, उसने अपना जिसको बोलते हैं ना मेटल दिखा दिया कि इंडिया एज अ नेशन मेच्योर हुआ। आज यू कैन सी इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड एंड एज सच इंडिया में इंटरनल इस लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप बोलो कि यार इतना ए वाली जी स्टेट है ना, इतने दूजी कंट्री अज बनी या कल बनी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ओके, बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट थोड़ा सा एक बार हम रीजनलिज्म को देख लेते हैं। रीजनलिज्म क्या है? ज्योग्राफी में रीजनलिज्म, रीजन क्या है? पीस ऑफ लैंड, ठीक, गोंडवाना लैंड एंड दिस लैंड एंड अंगारा लैंड। पॉलिटिक्स में रीजन क्या है? एक ज्योग्राफी के पीस ऑफ लैंड को उठाओ, उसमें मिलाओ कल्चर, उसमें मिलाओ रिलीजन, उसमें मिलाओ हिस्ट्री, उसमें मिलाओ लैंग्वेज, उसमें मिलाओ एटसेट्रा, सब कुछ, ये बनता है एक रीजन। अब इसमें एटसेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। एटसेट्रा क्या है? इमोशन, ठीक, पंजाबी सन ऑफ सॉइल, ठीक है, मराठी मानुस ऐसे करके सन ऑफ सॉइल, ठीक, प्राउड पठान सन ऑफ सॉइल, एक इमोशन है एक एरिया के साथ में। ठीक, तो हो क्या जाता है कि कई बार बहुत सारे एरियाज में दो इमोशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मैं ज़्यादा बड़ा पंजाबी हाँ या मैं ज़्यादा बड़ा इंडियन हाँ। कई बार यहाँ भी होंगे भी असी इंडियन है ही नहीं, असी पंजाबियों ही हाँ, या असी पंजाबी है ही नहीं, असी इंडियन ही हाँ। ठीक, यही सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू एक फीलिंग जो है वो वीव की जाती है। ऑफ कोर्स टेंजिबल रीज़न भी बहुत सारे होते हैं। मान लो ये इंडिया है, आपको बोला जाए कि यार पूरी देशभक्ति करो, सब एकदम से हर कंट्री के लिए कि हमें बचपन से ऐसे रेज भी किया जाता है कि सबसे बड़े पापों में से एक पाप क्या है? देशद्रोही होना, ठीक है, सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन मान लो आप रह रहे हो इधर कहीं पे, आपको ना खाने को रोटी है ना कुछ है, आपकी यहाँ पे ज़मीन थी थोड़ी सी, वो भी ले गया वेदांता, या कोई भी और अंबानी अदानी टाइप लोग, ऐसा बोला जाता है ना। ठीक, तो फिर आपको क्या लगेगा? आप आर्म स्ट्रगल करोगे अपने स्टेट के लिए, आप नहीं उस कंट्री के लिए वैसा फील करोगे। तो इस तरह से बहुत सारे टेंजिबल कारण भी होते हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म जागता है। तो रीजनलिज्म बुरा नहीं है, रीजनलिज्म एज सच तो डेमोक्रेसी की पहचान है। अगर आपका ये इतना बड़ा इंडिया, इसमें यहाँ पे कोनों पे रीजनलिज्म जाग रहा है, इसका मतलब क्या है कि पावर जो है यहाँ से धीरे 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 पॉलिटिकल अवेयरनेस जाग रही है। बुरा क्या है? रीजनलिज्म को डिमांड को कैसे रखा गया और उसको कैसे टैकल किया गया। अगर एज लॉन्ग एज थिंग्स आर डेमोक्रेटिक, थिंग्स आर पीसफुल, रीजनलिज्म जस्ट बाय इटसेल्फ, उसमें क्या बुराई है भाई? हर एक पंजाब के बंदे को पूरा हक है दिल्ली से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जेन्युइन डिमांड्स रखने का, जैसे कि किसी साउथ इंडिया के बंदे को है, जैसे किसी यूपी वाले को है, एंड नॉर्थ ईस्ट वाले को है, और सिंधी को है सिमिलरली। ओके, अब रीजनलिज्म में भी क्या हो जाता है? बहुत सारी वेरिएशंस हो जाती हैं, जैसे JNK में भी देखने को मिलता है। एक होगी जिसको मैंने अभी बोला भूमिपुत्र मूवमेंट, है ना, सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाली। वी आर मराठी बोलो जे तुसी बॉम्बे आके रहना है, ठीक है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ यूपी बिहार ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜੇ यूपी बिहार ਦੇ ਲੋਕ ऑफ कोर्स इंडियन ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले, वो ठाकरे जी यही बोलते हैं यार मैं थोड़ी बोल रहा हूँ इंडियन नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रहा मेरी कंट्री के नहीं है, पर यार कुछ डेवलपमेंट तो अपनी भी कर लो, डेली की डेली ट्रेन्स भर भर के आ रही हैं, ऐसा उनको लगता है। ठीक, और अनुराग कश्यप को वो इनडिसेंट इंडियन लगते हैं। फेयर इनफ, अपना अपना पर्सपेक्टिव सबका। नाउ ये तो हो गया भूमिपुत्र मूवमेंट। दूसरी क्या होगी कि यार मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ,
मैं इंडियन ही है मेरी स्टेट, इधर बाकी लोग भी आके रह लो, इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पर मेरे को मेरे राज्य में ऑटोनॉमी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स यूनियन ने अपने पास रख लिए, 4 सब्जेक्ट्स दे दिए, पैसे चाहिए तो सेंटर की तरफ देखें, कोई लॉ बनाना है तो सेंटर की तरफ देखें, कोई लॉ एग्जीक्यूट करना है तो सेंटर की तरफ देखें। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। रहना इंडिया में, भाई कंट्री हमारी इंडिया ही है, ऑटोनमस स्टेटस चाहिए। एक तीसरी कि हम अपना खुद का फ्लैट ले लें, ठीक, हमें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। तीसरी जिद्दां खालिस्तान मूवमेंट भी आप रहना ही नहीं यार, आप आपदा देश बनावांगे, उत्थे देखे तन तन करा देनी। थर्ड सिंपल, अलग से कंट्री बनाएंगे, ठीक। इसके लिए बोल रहे थे ना कि रेफरेंडम होएगा 2020 में, 2020 रब ने दूजा ही रेफरेंडम करता। इतना ये क्या ही वाहियात सा साल है, सारा साल कोविड में ही निकल गया, और पंजाब PCS वाले पेपर भी नहीं ले रहे, इतनी देर होगी। नाउ अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये रेफरेंडम है ना बेटा, जैसे रमाधीर सिंह जी बोलते हैं, ठीक, ये होते हैं कंट्रीज लाइक डेनमार्क में, स्कॉटलैंड में, स्पेन में, कनाडा में। कनाडा विच होने हैं रेफरेंडम, इन कंट्रीज का फीचर है रेफरेंडम। कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे रेफरेंडम कराना ना के बराबर है, ठीक। यहाँ पे क्या है, चाइना में बोला था कि मैंने रेफरेंडम कराओ, करे ले आओ सारा रेफरेंडम करावेंगे, तियानवे स्क्वायर पे इकट्ठे कर लिए थे सारे, ठीक। ऐसे इंडिया में है, यहाँ पे कर क्या देंगे, चाइना में तो वो भी नहीं करेंगे, इंडिया में क्या है। अदरवाइज अगर आप देखो, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है ऑफिशियल, पर अगर स्कॉलर्स ने पिछले 40-50 साल की हिस्ट्री देख के जो बताया, वो बताते हैं कि यार इंडिया में अगर कोई भी सूबा, कोई भी कम्युनिटी, उसको इंडिया से ग्रीवेंस है, नंबर 1, इंडिया इज़ रेडी टू टॉक। इंडिया आपसे बात करेगा कि हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। आप उड़ीसा में रहते हो, आप कोई उड़ीसा की कोई कम्युनिटी है या उड़ीसा का कोई रीजन है, उसको इंडिया से प्रॉब्लम है, पूछेंगे कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, उनको इंसेंटिवाइज भी करेंगे, अकोमोडेट भी करेंगे, रीजनेबल डिसेंट्रलाइजेशन भी करेंगे। 2 चीज़ें नहीं करते। पहली चीज़, उनकी डिमांड में रिलीजियस अंडरटोन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि उड़ीसा से कुछ बंदे आ गए, उन्होंने बोला कि ये हमारा रिलीजन है और ये रिलीजन के लोगों को आप अलग सेपरेट नेशन बना के दो, या रिलीजन के बेस पे अलग स्टेट बना के दो, या रिलीजन के बेस पे अलग डिस्ट्रिक्ट बना के दो ना, ये नहीं होएगा। लैंग्वेज के बेस पे दे देंगे, कल्चर के बेस पे दे देंगे, किसी और बेस पे दे देंगे। एक तो रिलीजियस डिमांड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बंदियां वांगू गल करनी है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, मिजोरम में भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वायलेंटली अपनी डिमांड रखती है, तो मिजोरम में इंदिरा गांधी ने ऊपर से चला दिए थे एयरफोर्स अपने बंदों के ऊपर। बहुत बड़ा इसको सवाल निशान उठाते हैं कि यार एयरफोर्स आप अपने बंदों के खिलाफ कैसे यूज़ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि नीचे से वायलेंस हुआ था। अगर रिगार्डलेस ऑफ सरकार, ये इंडिया के लिए भी ट्रू है, ये रशिया के लिए भी ट्रू है, ये पाकिस्तान के लिए भी ट्रू है, वहाँ पे भी लाल मस्जिद में जब वायलेंट स्ट्रगल हुआ था, मुशर्रफ ने भेज दिए फौजी। चाहे उधर रशिया में चेचन्या वाले जो टेररिस्ट हैं, जब वो घुसे थे तो उसने व्लादिमीर पुतिन ने भेज दिए। नरसिम्हा राव के टाइम पे ये क्या नाम है इसका, अक्षरधाम में घुसे थे, नरसिम्हा राव ने भेज दिए। ठीक, ये सरकार का मैं बता रहा हूँ कि सरकार का क्या रहा है, वायलेंटली नहीं आप अपनी डिमांड रखोगे। क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है यार तू कमला हो, या मेरे को न्यूक्लियर वेपन है, मेरे को इतने हथियार ने, मेरे को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तू मेनू कह रहा है अल्लाह मेरे को लेके 47 है। लड़ना नहीं। सरकार अगर आपकी डिमांड वायलेंट है, गवर्नमेंट रिटेलिएट्स विद ग्रेटर वायलेंस, बट गवर्नमेंट विल नॉट इनिशिएट वायलेंस। ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के। ऐसी कोई ऑफिशियल सरकार की पॉलिसी नहीं है कि भी कोई एक बार आके देखे फिर ऐसे दस दें, वो किसी भी स्टेट की नहीं है। चाइना ने क्या किया था, चाइना में भी ऐसी डिमांड्स आई थी। तियानवे स्क्वायर में 20,000 बंदा इकट्ठा किया, बंद किया सारे स्क्वायर को, अंदर तोपे पहुंचा दी, 20,000 बंदा मार दिया 1989 में। उसके बाद से चाइना में आज तक किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी ऐसी। ओके, सो दैट हैज़ बीन द इशू। एनीवेज, आपको रीजनलिज्म समझ आ गया कि रीजनलिज्म एज सच बुरा नहीं है। और इंडिया का भी अगर आप हिस्ट्री देखो तो आपको समझ आ गया कि क्या है, कोई इसमें सब जगह से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सब जगह से कोई ना कोई डिमांड उठी है। सेंटर से भी उठी है नक्सलिज्म, जिसको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वन एट अ टाइम। हुण जे पंजाब PCS है तो सब तो पहला पंजाब तो ही स्टार्ट करते हैं।
डिमांड फॉर सिखिस्तान, जो बाद में खालिस्तान के नाम से स्टार्ट हुई। ओके, सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली डिमांड जो है ना सिखिस्तान की, सिखिस्तान की, ये चली आ रही है जब से इंडिया बना है, एज अर्ली एज 1949। उस टाइम ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ इस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं मिल सकता जो स्टेट अभी बनी हुई है, हमें चाहिए एक सेपरेट सिख स्टेट अलग से। वो स्टेट कौन सी हो? कहते दो रीजन्स मिला दो, एक तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, गुड़गांव, एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पैप्सो जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ एक सिख स्टेट। उसके बाद हमने आपको कराया था पॉलिटी में 1956 के बाद क्या हो गया था, इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर डिफरेंट सूबे बनाए गए। उस टाइम ये डिमांड जी है ये होर ज़्यादा वध के अगे आई, पर जी पंजाब की डिमांड सी ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये डिमांड नूं स्टार्टिंग च सरकार ने नहीं मन्निया। इनफैक्ट एक पासे ये डिमांड आ रही सी भी पंजाब नूं भी पंजाबी सूबा जिहड़ा है उन्होंने अड्ड किया जाए, इन्ना वड्डा जिहड़ा ये सूबा बनया होया इहदे विचों पंजाबी सूबा अड्ड किया जाए। एट द सेम टाइम जनसंघ, कुछ पोलिटिकल पार्टीज लाइक जनसंघ एंड इवन रिलीजियस पार्टीज लाइक आर्य समाज, इन्हां दी डिमांड सी भी कंपोजिट पंजाब क्रिएट किया जाए विच शुड नॉट ओनली इंक्लूड प्रेजेंट पंजाब बट शुड आल्सो इंक्लूड हिमाचल प्रदेश एंड पैप्सो। हुण होया कि जिहड़ी डिमांड सैपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट दी सी, ये सीरीयस कदों हुई जदों एक लीडर सीगे अकाली दल दे जिन्हां दा नाम सी संत फतेह सिंह जी। उन्होंने अनाउंस किया भी 25 सितंबर 1966 जे तुसी 25 सितंबर 1966 तक पंजाब दी भाषा के आधार पर पंजाबी स्पीकिंग सूबे की अड क्रिएशन ना की तो फिर इसके होंगे बहुत खतरनाक परिणाम। क्या परिणाम? कहते मैं अपने आप को अग ला लाँगा। ही अनाउंस्ड हिज प्लान टू बर्न हिमसैल्फ अलाइव, जिउंदे होए मैं अपने आप को अग ला लाँगा जे तुसी पंजाबी सूबा ना बनाया। इस थ्रैट के सीरीयस रैपरकशन को ध्यान च रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसीड की डिमांड फॉर अ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बन गया। हुण जो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बन गया उस टाइम भी किसी भी जिहड़ी डिमांड है, कोई भी जे कोई मूवमेंट है उस तुहानूं 2-3 टाइप के लोग मिलणगे। पहले जिहड़े रिलेटिवली लिबरल ने, दूजे समवेयर सेंट्रिस्ट मिडल पाथ, तो एक हुंदे हार्ड लाइनर। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएट कर रही है और सरकार नेगोशिएशन पे मान जाए तो क्या होगा? ये एग्री कर जाएंगे कि ठीक है यार मान तो गए, साडा पर्पस ठीक तो है, मीट हो गया। इन्हों ने भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मान भी सकते नहीं मान सकते। जिहड़े हार्ड लाइनर ने, ये सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट लिए ट्रू नहीं हैगा, फॉर एवरी मूवमेंट दिस इज ट्रू। ठीक, फॉर एवरी मूवमेंट जो हार्ड लाइनर है इन्होंने तो फिर भी नहीं मानना। ठीक, हुण इत्थे भी यही होया जदों ये रीऑर्गेनाइजेशन होगी उस तो बाद भी दिस रीऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट सैटिस्फाई ऑल पंजाबी लीडर्स। कुछ सिख लीडर्स दे कंटिन्यूड द एजिटेशन। उन्होंने की किया भी साडी हुण डिमांड की है, वी हैव दिस ब्यूटीफुल डिमांड की सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक सिख स्टेट। ठीक है, प्रियम्बल में बस थोड़ा सा ही फर्क है, बस यहाँ से कहते ही इसको हटा देंगे सेकुलर को, इसकी जगह पे लिख देंगे सिख स्टेट। तो डॉक्टर जगजीत सिंह जिहड़े कि फॉर्मर जनरल सैकटरी सीगे अकाली दल दे, उन्होंने वक्री वक्री कंट्रियां दे विच जाके वर्ल्ड ओपीनियन नूं मोबिलाइज किया अपनी डिमांड की फेवर च। लोगों ने कहा भी यार देखो साडे कोल भी कंट्री होनी चाहिए इदां। उन्हें ज्यूज़ ने भी बनाई है, ठीक है, तो मुसलमाना ने भी बनाई है पाकिस्तान, तो साडे कोल नहीं हैगी। इन्हां ने बाहर कहें प्रदेशों में बैठे पंजाबी उन्हां तो मनी सपोर्ट धन मन धन तो इन एवरी सेंस इनू मोबिलाइज किया। तो उन्होंने फिर एक होर प्लान बनाया, कहते भी असीं की करांगे एक रेबल सिख गवर्नमेंट
वी विल फॉर्म दिस रेबल सिख गवर्नमेंट एट श्री ननकाना साहिब, जो कि है बर्थ प्लेस ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। कित्थे है? वैस्ट पाकिस्तान दे विच। इस करके मूवमेंट जिहड़ी है ये चलती रही, कंटिन्यूड चलती रही। ऑन द अदर हैंड नाउ दिस इज लाइक आई सेड ना कि सैपरेट वो बन गए ना, डिफरेंट प्रिज्मेटिक हो गई कि देर आर सर्टन पीपल आउट देयर हु डू नॉट एग्री विद दिस डिमांड, देर आर सर्टन पीपल हु एग्री विद दिस डिमांड, देर आर सर्टन पीपल हु आर अनश्योर अबाउट दिस डिमांड। बट ब्रॉडली स्पीकिंग जिहड़ा अकाली दल है ਉਹਦੀ लीडरशिप वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सैपरेट स्टेट की जी डिमांड है ना, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हैगी। इंडियन यूनियन तो अड होके इंडिपेंडेंट स्टेट बनना इतना प्रैक्टिकल नहीं हैगा। प्रैक्टिकल की है ਜਿਹੜੇ तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ DMK करी जाती है। DMK क्या कर रही थी? सिखिस्तान की डिमांड जब से चल रही है 1949 से, तभी से साउथ इंडिया में भी DMK की क्या डिमांड चल रही थी? उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने पहले सेपरेट कंट्री की डिमांड की, बाद में दूसरी चीज़ की। यहाँ पे अकालीस को समझ आया, अकालीस कहते हैं यार ये वाली चीज़ सही है, क्या ज़्यादा पावर मंगते हैं ना, तो पंजाब दे कोल पंजाब नूं गवर्न करन लई ग्रेटर पावर होनी चाहिए है, जेन्युइन डिमांड है। ऑटोनॉमी होनी चाहिए है, इन्हां तो ज़्यादा ऑटोनॉमी मंगते हैं। that we don't have to go to center for every decision making, we should have sufficient autonomy। आज भी जे तुसी देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा मोटा पॉलिटिकल गेम है, ब्रॉडली स्पीकिंग अकाली दल जड़ी पार्टी है इट स्टैंड्स फॉर मोर पावर फॉर द स्टेट, बट देर इज़ नो डिमांड फॉर खालिस्तान एज सच। मैं एक अद्धे अगेन आई रिपीट किया, एक अद्धे किसी लीडर की स्टेटमेंट से नहीं असी जाना। पार्टी जी है अकाली दल इंडिया के चुनावों चोणों भी पार्टिसिपेट करती है। सेंटर दे विच जे कोई मिनिस्ट्री मिले तो वह भी लै लेंदी है, जे कभी छड़नी पवे तो छड़ भी देंदी है। ठीक, सेंट्रल कोalition में भी सरकारें बनती हैं। पंजाब में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वो ये नहीं बोलते कि हमें सेंटर से कोई लेना देना ही नहीं है, आप हमें अगर NDA में कोई वो दोगे, मिनिस्ट्री दोगे भी तो भी नहीं हम लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे एग्री नहीं करते। ऐसा भी नहीं करता कोई कि कांग्रेस ही हो जो यहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो ये नहीं बोलती कि वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद सेंटर। सो असिमुलेशन हो गई धीरे 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 धीरे, और एज सच ब्रॉडली अकाली दल जो है इट काइंड ऑफ केम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि दिस इज़ हाउ इट इज़, कि हमें ज़्यादा पावर लेनी है, हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी लेनी है, लेकिन सेपरेट कंट्री नहीं बनानी। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा धड़ा है जिसकी डिमांड अभी जारी है। अप्रैल 1981 के आसपास की बात है, जिस समय जो हार्ड लाइनर्स थे अकाली दल के अंदर ही, उन्होंने एक नई अप्रोच फॉलो की और उन्होंने बोला कि यार ऑल सिख नेशन बनेगा जिसका नाम होएगा खालिस्तान। ये डिमांड भी ओरिजिनली किसने वॉइस की थी? जगजीत सिंह जी ने। ठीक, जगजीत सिंह जी ने ये डिमांड वॉइस की। धीरे धीरे जड़ियाँ रिलेटिवली माइल्डर फॉर्म्स ऑफ एसोसीएशन सीगियां, रिकोगनाइज्ड इन्फ्लुएंशियल बॉडीज़ बड़ी उन्होंने इज्जत सीगी, पर अदरवाइज वो माइल्डर्स ने माइल्डर ऑर्गेनाइजेशन सीगियां, जिमें अपना सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, उन्होंने भी एक थोड़ा जिहा टिल्ट इस डिमांड वाल झुकाव उन्हों का वेख्या गया। उस तो बाद कई ऑर्गेनाइजेशन जिमें कि प्योरली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर वाज दिस चीफ खालसा दीवान ऑर्गेनाइजेशन सीगी, एदा 54th सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सीगी चंडीगढ़ दे विच 1981 च। उत्थे इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, ऑर्गेनाइजेशन नेम वाज चीफ खालसा दीवान। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया भी एक तो असी सैपरेट नेशन जिहदा नाम है खालिस्तान, इहदी डिमांड रखांगे, तो दूजा इस नेशन नूं यूनाइटेड नेशन दे विच ऑबजरवर स्टेटस मिले, एसोसीएट मैंबरशिप मिले, इहदी भी डिमांड रखांगे। हौली 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 बहुत सारे जिहड़े अकाली दल दे जिन्हों कहते ना असी भी रिलेटिवली माइल्डर पार्ट ऑफ अकाली दल, उन्हों के प्रैशर तो बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन की मैंबरशिप के बारे जिहड़ा अपना रेजोल्यूशन सीगा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पर यह चलिया भी हाँ सिख ऑल सिख नेशन जिहदा नाम होएगा खालिस्तान, इसकी डिमांड चलती रही। हुण इस सारी डिमांड के पिछे जिहड़ी मेन पोलिटिकल पार्टी है, भावें विद इन पार्टी देयर एग्जिस्ट डिफरेंट बॉडीज़, कि एक जैसे जैसे बीजेपी में बोलते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली है वो नरम दल है, अडवाणी एंड ऑल वो गरम दल हो गए एंड सो ऑन, ऐसे ही विद इन पार्टी देयर एग्जिस्ट मल्टीपल धड़े बोल दो आप।
तो इसमें क्या हो गया कि एक क्लियर स्प्लिट था खालिस्तान इशू के ऊपर भी। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था एक, जिसके हेड थे जगदेव सिंह तलवंडी जी, जिनकी डिमांड थी सेपरेट नेशन की। और एक मिडल ऑफ द रोड अकाली लीडरशिप थी, जिसको लीड करते थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, शायद, है ना। भरत सर ने आपको कराया होगा कल पंजाब, उसमें पंजाब के महा लेक्चर में 4-5 घंटे पढ़ाया उन्होंने। तो हरचंद सिंह लोंगोवाल जी के साथ में बाद में आपने पढ़ा होगा, वो सब भरत सिंह सर ने करा दिया है ना, लोंगोवाल पैक्ट एंड ऑल दैट। तो ये क्या बोलते थे कि यार देखो भी, दूजे ये नहीं कह रहे थे कि भी यार पंजाब बहुत वधिया मैनेज हो रहा है। की वन थिंग इन माइंड, एक जो धड़ा है वो ये बोल रहा है कि सेपरेट कंट्री बनानी है, दूसरा धड़ा ये नहीं बोल रहा नहीं इतना वधिया तो चल रहा है वीरे। इवन संत हरचंद सिंह लोंगोवाल भी यही बोलते थे कि यार देयर एग्जिस्ट दिस पराया स्टेटस फॉर पंजाब, सानू आउटकास्ट किया होया है, साडे कोल ज़्यादा पावर्स होनियां चाहिए ने, साडे कोल ग्रेटर ऑटोनॉमी होनी चाहिए है। बट इनकी डिमांड में और इनकी डिमांड में बस यही फ़र्क है कि दे वॉन्ट very much want to be within India because they are as Indian as anybody else, okay। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ਤਾਂ चाਹੀਦਾ है, ओके। नाउ धीरे धीरे यही जो डिमांड है इसको थोड़ा सा और काइंड ऑफ थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट टच मिल गया। दल खालसा एक एक्सट्रीमिस्ट सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनके मेंबर्स ने आई थिंक वो लाहौर को जाने वाला प्लेन भी हाईजैक किया था। उन्होंने 6 अगस्त 1978 को इंडिपेंडेंट सॉवरेन सिख नेशन बनाने का फैसला किया, मतलब कसम खाई टाइप अप लगा लो। और ऐसा करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना ली। उस स्ट्रेटजी का पार्ट क्या था कि जो भी अकाली दल के फैक्शंस हैं जो उनसे एग्री करते हैं, उनके साथ ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। फॉर एग्जाम्पल मई 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 1981 'ਚ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1981 'ਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ you know just okay, so सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। there was this time when George Bush was giving this speech, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜॉर्ज बुश स्पीच कह रहे हैं भी मिस्टर ओसामा बिन लादेन will find you and will kill you। तो आई वाज लाइक यार अपने इतने टीचर ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ओसामा बिन लादेन ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू, आई एम जस्ट सेइंग कि सबको रिस्पेक्ट से बुलाना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ 15 ਅਗਸਤ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1981 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮ ਆਰ ਨਿਊ ਨੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਪੋਇੰਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੈਂਡਸਟੀਨ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ propaganda। So he had also planned to file an application at United Nation ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ NGO ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ मूवमेंट ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਰਾਈਟਸ
ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਅ ਰੀਅਲੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਫਿਊ ਈਅਰਸ eventually normalcy returned to Punjab in 1997। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਨਾਓ ਫॉर द ਲਾਸਟ 25 years ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਰਮਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੰਕਸ਼ਿਪਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭਰਤ ਸਰ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ 1984 ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਟਰਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 1949। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ whenever anybody studies this movement, they tend to restrict their focus on say Longowal Pact or on Pindrawala issue, but they don't cover बाकी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਤਾਂ that should be more than sufficient। Our next issue ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ against Indian state, that is J&K। ਹੁਣ J&K ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ J&K ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਟ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, the common population of Kashmir all these years, they neither see them as Muslim, they nor see them as Hindu। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਸ਼ਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦ ਕਾਮਨ people of Kashmir, they decided कि यार we are going to have our own region, we have our own regional aspiration, and इस आइडिया को रीजनल एस्पिरेशन को हमने बोला कश्मीरियत के नाम से। अब जी पॉपुलर मूवमेंट होगी स्टेट में, कश्मीर में, कि हम क्या करेंगे, हम तो जी अपना एक सेपरेट नेशन बनाएंगे। तो वहाँ पे एक लीडर थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उनको राजा से प्रॉब्लम थी कि यार इस राजा को हटाओ, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो रही है, पूरे इंडिया में, हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी हो, कश्मीरियत हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, हमें ये हिंदू राजा के अंडर नहीं रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान ज्वाइन करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ एज अ पार्टी, इट वाज अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कांग्रेस से भी बहुत लंबी एसोसिएशन रही। इनफैक्ट शेख अब्दुल्ला जी नेहरू जी के काफ़ी करीबी दोस्त भी माने जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक कश्मीर की अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि ये हो गया कश्मीर, हमें यहाँ पे ये हमारे राजा हरी सिंह, हमें इस राजा के साथ अंडर नहीं रहना। बट दैट डज नॉट मीन कि हमने पाकिस्तान में जाना है। इंडिया का भी देखते हैं क्या करना है। इस दौरान अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, कह दो कि कबीलाई जो उनके लोग हैं, उनको भेज दिया वहाँ पे हथियार पकड़ा के पाकिस्तान की आर्मी को कि जाओ कश्मीर को कैप्चर कर लो। अब जब ये हुआ तो जो यहाँ का महाराजा है, जिसको अभी तक लग रहा था कि ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना मैं इंडिया के साथ जाऊंगा, आई होप इससे आप समझ पा सकते हैं इस आइडिया से कि कोई भी अगर कोई देश है, कोई भी कंट्री जो दो एनिमी नेशंस के बीच में सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट रह लूँगी, ये हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट खालिस्तान के भी स्टेटस पे ये बहुत ज़्यादा उस पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर हम इसको कोई मॉरल वैल्यू ना भी दें, अच्छा है बुरा है ठीक है नहीं है, प्योरली प्रैग्मेटिक उससे देखें ना अगर, तो इधर है मतलब प्रूडेंट कितना है, फिजिबल कितना है, इधर पाकिस्तान है इधर इंडिया है।
ना पाकिस्तान चाहेगा कि बीच में एक और नेशन हो, उसको भी लगेगा कि हम इस पे कैप्चर करें एरिया को, ना इंडिया चाहेगा कि ऐसा हो। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे दिख ही गया 1947 अक्टूबर में इनको लगा था हम अपना एक सेपरेट नेशन बना के अलग से रह लेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेज दिए। अब महाराजा रंजीत सिंह बोल रहा हूँ, अब यहाँ का महाराजा हरि सिंह वो आता है इंडिया के पास मिलिट्री हेल्प के लिए। इंडिया मिलिट्री हेल्प की सपोर्ट देता है और इन्फिल्ट्रेटर्स को पीछे भी भगा देता है। बट ये बोलते हैं कि यार लेकिन पहले कश्मीर के राजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है कि आप इवेंचुअली इंडिया को ज्वाइन करोगे। अब हुआ क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन हो गया, कर भी लिया, इंडिया का पार्ट भी बन गया, राजा ने लिख के दे दिया कि अब हम इंडिया का पार्ट है, तभी इंडिया अपनी आर्मी भेजेगा। बट क्योंकि अटैक हो गया था, साइजेबल पार्ट ऑफ कश्मीर वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब साइजेबल पार्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान के कंट्रोल में था, इशू को लेके जाया गया यूनाइटेड नेशन के पास। यूनाइटेड नेशन ने 21 अप्रैल 1948 को एक 3 स्टेप प्रोसेस बताया कि यार 3 स्टेप का प्रोसेस हम बता रहे हैं जिससे कश्मीर इशू रिजॉल्व किया जाए। स्टेप नंबर 1, पाकिस्तान अपने सारे नेशनलिटीज़ को यहाँ से वापस हटाए। Pakistan had to withdraw its entire nationalities who entered into कश्मीर। दूसरा स्टेप, इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस भेजी कश्मीर में क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता जा रहा था। इतना एरिया इंडिया ने बचा लिया, इतने में ये पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। ये जो इंडिया ने फोर्सेस भेजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इंडिया ये फोर्सेस को रिड्यूस करे। अब ये जो ऐसा दिख रहा है, ये इंडिया के फोर्सेस हैं, ये जो ऐसा दिख रहा कश्मीर है, ये ऐसा दिखना शुरू हो जाए, ना यहाँ पे कोई पाकिस्तानी है और ना यहाँ पे एज सच इंडियन कंट्रोल है। अब तीसरा स्टेप, एक प्लेबिसाइड किया जाए। इस प्लेबिसाइड को फ्री और इम्पार्शियल मैनर में किया जाए ताकि लोगों से पूछा जाए, हाँ भाई तुम बताओ तुमने इंडिया के साथ जाना है या तुमने इंडिया के साथ जाना है। ओके, तो इन द मीनवाइल ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये प्रोग्रेस कोई बनाई नहीं गई। तो जो इंडियन साइड है यहाँ पे जो अपना इंडिया वाला कश्मीर है, यहाँ पे चुनाव किए गए, मतलब जो शेख अब्दुल्ला है, इन्होंने उस समय प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ गए ये JNK के मार्च 1948 में। और इंडिया ने आर्टिकल 370 ग्रांट कर दिया कि चलो जी तुम्हारे पास एक टेम्परेरी स्पेशल स्टेटस है, जो पिछले साल अमित शाह जी ने उसको हटा दिया गया, टेम्परेरी था, हटा दिया। ठीक, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को उस समय प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, तो ही बिकेम शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अब शेख अब्दुल्ला के और कांग्रेस के रिलेशन अच्छे चल रहे थे। बीच में क्या होता था कि उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे रिफॉर्म्स भी लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स एंड सो ऑन, शेख अब्दुल्ला। बट वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिक्स थी JNK की, उसको ऐसा लगता रहा कि हमारे जो चुनाव होते हैं वो होते हैं रिग्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की, वो हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करती है इन अ वे कि कश्मीर इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहा। हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही हैं और हमारा तभी हमें न्याय मिल सकता है, तभी जस्टिस मिल सकता है जब हम अलग हो जाएं। पाकिस्तान के साथ जाए नहीं, जब हम अलग हो जाएं ऑल टुगेदर। ऐसा कुछ पार्टीज को वहाँ पे लगता है या कुछ लोगों को लगता है। इन लोगों को लगता है इनको करेंसी मिलनी शुरू हुई पाकिस्तान से, मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, सब कुछ मिलना शुरू हुआ क्योंकि एटलीस्ट इंडिया से तो अलग हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में तो खुद मिला लेंगे। अब जब ये चलता रहा धीरे धीरे इंडिया के खिलाफ भी रिजेंटमेंट बढ़ती रही। बाय 1989 तक आते आते जो ये स्टेट है कश्मीर की, JNK की, ये पूरा मिलिटेंट मूवमेंट के ग्रिप में आ गई। बहुत सारी मोबिलाइजेशन की गई यहाँ पे। अब हुआ क्या, इतने सालों से स्टेट, उससे पहले भी बहुत सारे, जैसे शेख अब्दुल्ला को भी अंदर कर दिया था, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी चल रहा था, आर्म्ड फोर्सेस थी यहाँ पे कंट्रोल में, कंट्रोल बनाया गया आर्म्ड फोर्सेस का। सो 1990 थ्रू आउट 1990s 1990 से लेके सन 2000 तक ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस हुआ। स्टेट में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हुई और असेंबली इलेक्शंस जो हैं 1996 में किए गए, जहाँ पे दोबारा शेख अब्दुल्ला के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं, उमर अब्दुल्ला के फादर, ये जीत के आए। अब इनके आने के बाद में इनकी भी वही डिमांड थी कि हमें JNK में ज़्यादा रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अभी आपने कल परसों, शायद लास्ट वीक,
द वायर का इंटरव्यू सुना हो उनका, जिसमें बोल रहे थे कि कश्मीर के लोग चाइना को सपोर्ट कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसे बोले जा रहे थे। ओके, तो अब आइडिया क्या है कि बेसिक सा आइडिया ये क्या था, चैलेंज क्या हो गया इंडिया को, आर्म्ड चैलेंज, कि यहाँ पर इन दिस एरिया वॉज एक्सीडेड टू इंडिया। जैसे बाकी सारी स्टेट्स इंडिया में मर्ज हुई, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वैसे ये हो गई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा ने साइन कर दिया, लेकिन जब राजा ने साइन किया, जिसका ये लैंड है उसने जब साइन किया, तब तक पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, फौजी, ट्राइबल यहाँ पे इन्वेजन करके इधर आ गए। अब जब आ गए तो आइडिया है कि यहाँ पे प्लेबिसाइड किया जाएगा एक दिन, लेकिन इनको निकाला जाएगा, ऐसा वाला आइडिया था। लेकिन अब स्टेटस इज कि जो हमारा साइड है जहाँ पे 370 था, अब उसको भी हटा दिया गया है और इसको बना दिया गया है यूटी। सो वायलेंस है अभी भी, एंड इट कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द चैलेंजेस टू द इंडियन स्टेट। अब हम आते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट में। इसमें अगर आपको सवाल आएगा इधर से, तो 99% चांसेस हैं कि यह आपको सवाल आएगा लालडेंगा मिज़ो के ऊपर या फिर आएगा नागा के ऊपर। ये जो टॉपिक है ना, ये मेंस के लिए होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए पढ़ाते हुए भी ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार एक सवाल आएगा, एक क्लास में खत्म कर दें, अदरवाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो लेट्स लुक एट नॉर्थ ईस्ट नाउ जैसे नॉर्थ ईस्ट की गल करिए, इत्थे भी जिहड़ी रीजनल एस्पिरेशंस ने, इन्हां दा टर्निंग पॉइंट 1980s च ही आया है। बेसिकली जो इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम सारे इंडिया दे विच ना डिमांड्स चल रही सी, लोकल डिमांड्स अपने सैपरेट होण दियां। ਹੁਣ 1980s ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮॉल कॉरिडोर भी आंदा है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सिक्योरिटी इश्यूज़ करावांगे ਅਸੀਂ, चिकन नेक बोलते हैं जिसको। ओके, तो ये जो स्मॉल कॉरिडोर है, ये इंडिया के सारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसकी कुछ और खूबियाँ भी हैं, जैसे ये चाइना को भी बॉर्डर करता है, म्यांमार को भी बॉर्डर करता है, बांग्लादेश को भी बॉर्डर करता है, और ये गेटवे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस तो है बहुत ज़्यादा, बॉर्डरिंग स्टेट है, इतना ज़्यादा लैंड है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, और एक यूनिकनेस है इंडिया की यहाँ पे दिखती है जो 7 सिस्टर्स में। बट प्रॉब्लम दूसरी क्या आ जाती है इधर इस एरिया की, एक तो इस एरिया में आइसोलेशन है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन इस एरिया की, फिर यूनिक सोशल कैरेक्टर, फिर बैकवर्डनेस कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है गुजरात में, दिल्ली में, यूपी में, यहाँ पे वो यहाँ पे थोड़ी है। ठीक, इन सब चीज़ों से नॉर्थ ईस्ट की जो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिमांड है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहे हैं, बड़े छोटे से एक 22 किलोमीटर के एरिया से कनेक्टेड है, फिर आइसोलेटेड भी है, सोशल कैरेक्टर भी डिफरेंट है, बैकवर्डनेस भी है। इस सारी चीज़ों से जो आप देखोगे ना कि नॉर्थ ईस्ट में जो डिमांड्स आई हैं, जो आर्म्ड स्ट्रगल हुआ है, वो 3 आइडियाज़ के अराउंड हुआ है। पहला आइडिया क्या रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के लिए यहाँ पे बहुत वायलेंट स्ट्रगल हुआ है, जिसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में करते हैं हम। दूसरा यहाँ पे हुआ है मूवमेंट फॉर सेसेशन, अलग होने का, कि हमने कंट्री ही अलग बनानी है, SSION, ठीक, सेसेशन। और तीसरा ऑपोजिशंस अगेंस्ट आउटसाइडर्स, कि ये बंगाली मुस्लिम आ गए इधर, बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ गए, हमारा तो ये कल्चर नहीं था। तो 1980 से लेके जो प्राइमरी जो नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट्स रही हैं, वो इन 3 आइडियाज़ के अराउंड रही हैं। हमारे जो काम की 2 मेन है आज, जो आर्म्ड चैलेंज टू इंडियन स्टेट है, वो है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड डिमांड फॉर सेसेशन। सबसे पहले डिमांड फॉर ऑटोनॉमी देखते हैं। ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इसमें से आप मणिपुर निकाल दो और आप त्रिपुरा निकाल दो, इन 2 के अलावा बाकी सारा एरिया जो था, ये असम स्टेट का पार्ट था। असम एक बहुत बड़ी स्टेट होती थी। अब यहाँ पे जितने भी नॉन असमी लोग थे, ऑफ कोर्स जब इंडिया बना तो उनकी डिमांड क्या होगी कि असम गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर असमी लैंग्वेज इम्पोज कर रही है, हमारे ऊपर अपना लाइफस्टाइल इम्पोज कर रही है, हमें क्या चाहिए, नॉन असमी पीपल वांट देयर ओन स्टेट।
अब इस चीज़ के ऑपोजिशन भी थे असम में, इस चीज़ के अगेंस्ट कि यार ये क्या बात है, तुम असम तोड़ के रख दोगे ऐसे तो, और प्रोटेस्ट हो रहे थे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी वो इसका डिमांड भी कर रही है कि यार हमें तो चाहिए अपना सेपरेट स्टेट्स चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सारे इश्यूज ऐसे वाले चल रहे हैं और कई बार तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक एरिया को ही क्लेम कर रही थी कि यार हमें तो ये वाला एरिया चाहिए। अब जब ये होता रहा धीरे धीरे इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिमांड बनी काफ़ी स्ट्रांगली, और इवेंचुअली ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि असम में से निकाला जाएगा मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, एक बार में नहीं हुआ, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू डिसाइड कि मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम से निकाल दिया जाएगा। त्रिपुरा और मणिपुर जो ये थे, इन दोनों को फुल स्टेटहुड का स्टेटस मिल गया। अब 1972 तक आते आते सारा नॉर्थ ईस्ट आपका तकरीबन रीऑर्गेनाइज हो गया। ठीक, अब आपके पास त्रिपुरा एक स्टेट है, मणिपुर एक स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, मेघालय एक स्टेट है, एंड देन सो ऑन। लेकिन डिमांड ऑटोनॉमी की अभी भी खत्म नहीं हुई। जो पीछे असम रह गया उसके बीच में कम्युनिटीज हैं जैसे कि बोडोज, जैसे कि कार्बीज, KARBIS, एक और है जिसका नाम है दिमासस, DIMASA, ऐसे ही बोलते होंगे कुछ ऐसे, दिमास। इन सबको अभी भी सेपरेट स्टेट चाहिए। तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए फिर हिंदुस्तान का फेडरल कैरेक्टर जो है उसका काम आया कि एक स्टेट बना, एक हो गया नेशनल लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट, और उसके बाद विद इन दैट हमने बनाए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। असम में बोडोस को, कार्बीज को, ये दिमासस, इन सबको ऑटोनोमस रीजन दिया गया कि यार ये लो तुम्हारा एरिया, एक अलग स्टेट तो नहीं बना रहे पर इतने में तुम्हारी ही चलेगी, तुम्हारे ही लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशन, काफ़ी ज़्यादा इनके पास में पावर्स रहती हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एक एरिया के अंडर। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा आइडिया। मेन जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर कुछ आएगा वो आएगा मीज़ो हिल्स थी। इनका ये मानना था मीज़ो हिल्स वालों का कि यार इंडिपेंडेंस के बाद आपने मीज़ो हिल वाले एरिया को भी असम का पार्ट बना दिया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया। पर बहुत सारे मीज़ो ऐसा मानते थे कि यार हम तो ब्रिटिश के भी अंडर नहीं थे, बिकॉज वी वर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देयरफॉर वी डू नॉट बिलोंग टू द इंडियन यूनियन। तो उन्होंने क्या बोला कि यार हमें तो आप अलग करो, हम इंडिया ब्रिटिश का ही पार्ट नहीं थे तो आपका पार्ट कैसे हो गए। 1959 में ये जो सेंटीमेंट था ये बहुत स्ट्रांग हो गया। क्या हुआ, 1959 में वहाँ पे फैमिन आया, एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, और यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि जो असम की गवर्नमेंट है, यहाँ पे असम सरकार, इसने रिस्पॉन्सिबली एडिक्वेटली अच्छे से सपोर्ट नहीं किया मीज़ो वालों को। तो ऐसा होते हुए मीज़ो वालों के अंदर एक एंगर आ गया और ज़्यादा असम के अगेंस्ट कि यार जब सूखा पड़ा तो आपने हमें माना नहीं, वैसे हम इंडियन यूनियन के पार्ट हो गए। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था मीज़ो नेशनल फ्रंट, MNF, अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये लीडर्स का नाम आपको याद होने चाहिए, लाल डेंगा, LALDENGA। JNK वाले लीडर्स भी आपको याद रहेंगे, वो जो मैंने 2-3 बताए थे, स्पेशली शेख अब्दुल्ला एंड ऑल, और पंजाब वाले तो अपने को याद रहते ही हैं। इसका याद रखना आप, इनका नाम था लाल डेंगा। इन्होंने 1966 में, 1959 में ये हुआ फैमिन, 5-6 साल बाद तक इनका इतना ग्रिप बन गई अच्छे से और इन्होंने आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट कर दी इंडिया के अगेंस्ट। 20 साल तक इनकी आर्म्ड कैंपेन चलती रही। इनकी जो आर्म्ड कैंपेन थी ना, वो ऐसी नहीं थी कि यार मेरे को गुस्सा चढ़ गया, इंडिया ने कुछ मेरे माननी तो है नहीं, और टेम्परेरीली कोई इनका आर्म्ड स्ट्रगल नहीं था। आइडियोलॉजिकली 20 साल तक ये इंडिया के अगेंस्ट लड़े हैं, ऑलमोस्ट गोरिल्ला वॉर की है, पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट थी इनको, इनफैक्ट इतनी सपोर्ट थी कि पाकिस्तान में एग्जाइल में भी रहे हैं, इस पाकिस्तान में तो एग्जाइल में रहे, उनको रखा भी उन्होंने कि 20 साल तक यार हमने इंडिया के अगेंस्ट अपनी सेपरेट नेशन बनानी है। अब उसके बाद इंडिया ने काउंटर करना ही था। यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर केम अ पॉइंट, एट वन पॉइंट इवन एयर फोर्स वाज यूज्ड, सो दीज मेजर्स
जो है, जब एयरफोर्स वगैरह यूज़ की गई तो उससे लोगों को और एलियनेशन होनी शुरू हो गई कि यार ये क्या बात है, हमारी कंट्री की एयरफोर्स हमारे ही खिलाफ यूज़ होएगी। बट एनीवेज हुआ क्या कि एक बहुत वायलेंट फेज देखा मिजोरम ने, इस मिजो हिल्स ने। लेटर ऑन हुआ क्या, थोड़ी सी सेंस प्रिवेल की, थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई इधर भी और इधर भी, और लाल डेंगा पाकिस्तान से वापस आया इंडिया में। इसने राजीव गांधी के साथ में नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन की एक पॉजिटिव आउटकम हुई जिसको हम बोलते हैं 1986 का पीस एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंगा। एक आप ऑलरेडी कर चुके होंगे एग्रीमेंट, राजीव लोंगोवाल, एक ही हो गया दूसरा। इसके बाद में क्या हुआ, मिजोरम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया। फुल फ्लेजेड स्टेट MNF जो ये थी, मिजो नेशनल फ्रंट, ये पार्टी एग्री करी कि हाँ अब हम वायलेंट सेसेशनिस्ट स्ट्रगल नहीं करेंगे। लाल डेंगा बन गया चीफ मिनिस्टर मिजोरम का। ये एक टर्निंग पॉइंट रहा मिजोरम की हिस्ट्री में, इतना टर्निंग पॉइंट कि आज की डेट में मिजोरम को हिंदुस्तान की सबसे ब्यूटीफुल ही नहीं सबसे पीसफुल रीजन्स में से भी एक माना जाता है। और लिटरेसी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो मिजोरम काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो नाउ यू सी कि 1959 से ऑल द वे टू 1986 यहाँ पे भी एक आर्म्ड स्ट्रगल रहा बहुत स्ट्रॉन्ग मिजो में अगेंस्ट दी इंडियन स्टेट कि हम अपनी एक अलग कंट्री बनाते हैं। लाल डेंगा नाम आप याद रखेंगे। नाउ ऐसी सी ही कोई स्टोरी है नागालैंड की भी, सिर्फ फ़र्क कितना है कि नागालैंड की पहले से स्टार्ट हुई हुई है। क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो नागालैंड दिल्ली से उससे पहले का जूझ रहा है। यहाँ के जो लीडर हैं उनका नाम था अंगामी, फोटो भी इनकी बड़ी खतरनाक सी है, अंगामी ज़ैफू, ZAPHU, फिजो, PHIZO। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा तब भी कराया था जब हम पॉलिटी कर रहे थे। पहले ही लेक्चर था सेकंड, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें हमने जब रीऑर्गेनाइजेशन कराया था। अब इनके साथ में बहुत सारे नागालैंड वालों ने 1951 डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। कहते हैं कि भाई सुनो, हमारा तो हो गया इंडिया के साथ में 1951 में ही आज़ादी, हमारी एक है अलग कंट्री। नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च की गई। नागा नेशनल काउंसिल, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। नेशनल काउंसिल जो क्या करेगी, आर्म्ड स्ट्रगल, सॉवरेनिटी ऑफ नागास के लिए कि भाई हम लड़ेंगे और इंडिया के साथ लड़ेंगे, अपनी एक सेपरेट कंट्री बना लेंगे। अब ना जैसे इंक्रीजिंगली एक चीज़ हो गई है 1950, 60 तक, 70 तक भी आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ ना थोड़ी पॉसिबल थी कि आप अपने देश के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हो। अब अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के देश के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल करते हो ना, ओनली प्रैक्टिकल टेक होम जो आपके पास रह जाता है, जो आप अचीव करते हो, वो क्या है कि आप उस एरिया को अफगानिस्तान बना देते हो। स्टेट्स की पिछले 50-60 साल में, स्पेशली वर्ल्ड वॉर के बाद, एक आर्म स्टेट्स की वर्ल्ड वॉर के बाद और कोल्ड वॉर के टाइम पे आर्म्ड कैपेबिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि अब आप 4 बंदूकों से या कितनी भी बंदूकों से, आर्म से दहशत तो फैला सकते हो, स्टेट को हिला नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हथियार है अब सरकार के पास। एनीवे, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नागास का एक बहुत बड़ा फेज ऑफ वायलेंट इंसर्जेंसी हुआ, जहाँ पे मतलब सरकार की तरफ से और नागास की तरफ से काफ़ी जिसको बोलते हैं ना कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट एक्शंस लिए गए। एनीवेज, फिर एक नागास का एक सेक्शन था जिसको लगा कि यार हम क्या ही कर रहे हैं, उन्होंने भी सरकार के साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया और धीरे धीरे आपको पता है कि नागा में भी सिचुएशन रिलेटिवली बेटर हुई। अभी भी लेकिन नागालैंड में क्या है कि फाइनल सोल्यूशन नहीं हुआ, रिलेटिवली बेटर हुई है। आज भी नागालैंड में आफ्सपा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्स वो जो होता है प्रोविजन एक्ट, ठीक, इसके अंडर क्या है आज भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि NSCN, आइजैक मोहावे, IM है, एक NSCN खापलांग है, खापलांग KHAPLANG। खापलांग वाली जो हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हैं और असम राइफल्स वालों को यही परेशान करते हैं, और असम राइफल्स वालों की यहाँ पे बहुत चलती है। तो वो अपने आप को एड्रेस भी ऐसे ही करते हैं कि अगर आप वहाँ पे चले जाओगे तो आपको बोलेंगे कि आर यू फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ NSCN खापलांग। तो इस तरह से उनकी एक अपनी ही वो चल रही है, एक
पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है उन्होंने। तो अगर अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा नॉर्थ ईस्ट से, क्वेश्चन हैज़ टू बी फ्रॉम मिज़ो और नागा। अब हम लास्ट में करते हैं ये छोटा सा टॉपिक साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में जो हमारे पास डिमांड रही उसका नाम था डिमांड फॉर द्रविड़ नाडु, ठीक है, जिसको तमिलनाडु ऐसे बोलते हैं। तो क्या नाम था? द्रविड़ नाडु। मैंने ना आपको अभी पढ़ाते हुए बोला था कि आप एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर देख लेना 12th का। मेरे ख्याल से लास्ट नहीं है, लास्ट से एक चैप्टर पहला है जिसका नाम ही है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस या रीजनल एस्पिरेशंस, ऐसा सा कुछ नाम है, आप वो देख लेना। सो 12वीं की एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट चैप्टर। एनीवेज, डिमांड फॉर द्रविड़ नाडु, ये ना एज सच आर्म्ड मूवमेंट नहीं थी। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में लोग हथियार लेके सड़कों पे आ गए थे, बट एजिटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इसने इंस्पायर बहुत किया। जैसे मैंने बोला ना, अकाली दल को भी इंस्पिरेशन टू सम एक्सटेंट ये मिली कि यार इनकी तरह ही कर लेते हैं। ओके, है क्या? 1960s से ही एक पार्टी थी डीएमके एंड एक दूसरी थी नान तमिल, NAN, नान तमिल का मतलब वी तमिल्स। इन्होंने एक जॉइंट कैंपेन ऑर्गेनाइज की पूरे मद्रास स्टेट में। क्या कैंपेन थी? इंडिया से अलग होना है और एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनानी है तमिलनाडु। 1961 में 1-2 साल बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था तमिल अरासू कज़गम। TAM, एग्जाम में आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा, आपको दे देंगे। TAMIL तमिल, ARASU अरासू, कज़गम KAZHAGAM कज़गम। इसने भी एक और स्टेट वाइज पूरा एजिटेशन स्टार्ट किया कि जो मद्रास है MADRAS, इसका नाम चेंज करो, इसका नाम रखो तमिलनाडु। थोड़ी सी देर बाद DMK पार्टी ने ही क्या प्रपोज किया कि मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरला एंड मैसूर, इन सब को इकट्ठे हो जाना चाहिए और इनको सिसीड कर देना चाहिए इंडियन यूनियन से, कि हम साउथ इंडिया जो है इधर का, ये एक इंडिपेंडेंट देश बनाते हैं हम। ओके, तो इस तरह की मूवमेंट्स चली जा रही थी। लाइक आई सेड, ऐसा नहीं था कि यार बंदूक लेके पहुंच गए सारे सड़कों पे, पर एक मूवमेंट चल रही है। अब इस तरह के डिसइंटीग्रेटिंग ट्रेंड्स को देखते हुए पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने 1963 के आसपास एक कॉन्स्टिट्यूशनल 16th अमेंडमेंट बिल जो है उसको अडॉप्ट किया। वो बिल क्या कहता था कि जो भी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडियन यूनियन, इसके खिलाफ जो जाएगा या बोलेगा तो उसके लिए लॉज बनेंगे जो उनको पेनलाइज करेंगे। एज अ रिजल्ट DMK ने क्या किया, जो इसकी डिमांड थी, जो इसका प्रोग्राम था फॉर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट द्राविडियन फेडरेशन, क्या हम मिलके अपनी द्राविडियन फेडरेशन अलग बना देते हैं और इसको इंडिया से अलग हो जाते हैं, इस डिमांड को उसने ड्रॉप कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट पार्टी ने क्या ऑब्जेक्टिव बना लिया अपना, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉर्मेशन ऑफ द्रविड़ यूनियन। हमारा यूनियन बना दो, आप एक स्टेट तो बना दो ऑफ मद्रास, मैसूर, आंध्रा एंड केरला विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस थिंग, कि हमारा क्या हो जाए, हमारी एक यूनियन बन जाए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस लार्जर आइडिया कॉल्ड इंडिया। और यहाँ पे हमारे पास में मैक्सिमम पावर्स होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको पता है, आपको हमने पढ़ाया था कि सिरिपोटी, सिरिमल्लू एंड देन वो सब उनकी डिमांड होनी शुरू होगी इसी के बीच में कि यार पहले तो आंध्रा वाले बोलते कि हमें मद्रास से अलग करो, ठीक, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये डिमांड सब जगह आने लग गई। आज की डेट में केरला वुड वांट टू हैव इट्स यूनिक आइडेंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम मद्रास, और तमिलनाडु वुड वांट इट सेपरेट आइडेंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम मैसूर एंड हैदराबाद एंड सो ऑन। तो एज सच यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट स्ट्रगल नहीं हुआ, पर हुआ क्या है, डिमांड हुई है सेसेशन की, चैलेंज रहा है इंडिया को। आर्म्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, आर्म्ड हुआ है हमारा JNK में, आप आज भी देखते हो आर्म्ड चल रहा है। खालिस्तान वेरी, मतलब वो ये तो प्रॉपर आर्म्ड मूवमेंट ही रही है 80s 90s में। मिजो असेंशली आर्म्ड मूवमेंट, नागा आर्म्ड मूवमेंट। असम में ही कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हम आपको MCQs के थ्रू करवा देंगे, जैसे कि उल्फा, बोडो, इस तरह की। एक और चैलेंज मैं आपको कराना चाहता हूं, वो है अदरवाइज एक पूरा एरिया फ्रॉम बंगाल टू बिहार टू एरियाज ऑफ UP टू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारा एरिया बच्चे ये बन गया जिसको हम बोलते हैं
रेड कॉरिडोर। ये ना मैं आपको आज आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपका टेस्ट है, पर आपका पॉलिटिकल थ्योरी नहीं हुआ। आई हैवंट बीन कीपिंग टू वेल अगेन, तो दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक द क्लासेस। रेड कॉरिडोर जो है, ये यहाँ पे एक मूवमेंट चलती है जिसको बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलबाड़ी एक एरिया है, वहां से एक मूवमेंट चली जिसको बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट। ये मूवमेंट भी क्या है कि ये जो एरिया है, इनके इधर के लोगों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं बड़े सारे। पहला, यहाँ पे ट्राइबल लोग थे जिनकी हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार अच्छे से रिहैबिलिटेशन नहीं कर पाई। ट्राइबल एरिया है, एरिया में लोग रह रहे हैं वहाँ के, आपने जी वहाँ पे माइनिंग शुरू कर दी, उधर के लोगों को ना तो आप ठीक से अडॉप्ट कर पाए, ना आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ना उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इंस्टेड ऑफ रिहैबिलिटेशन उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो उनका ग्रीवेंस है। दूसरी चीज़, जब आप उनके एरियाज़ में जा रहे हो, जिस तरह से आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कोई भी हो, वो उनके एजेस लॉन्ग जो प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ में सिंक नहीं हो रही। तीसरी चीज़, जब यहाँ पे सारा का सारा यहाँ से सारे ओर्स, मिनरल्स, ये सारे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन इस एरिया को, झारखंड छत्तीसगढ़ को ना मिलने की बजाय और एरियाज़ में तो डेवलपमेंट हो रही है, और उधर का एरिया और गरीब होता जा रहा है, बाकी के एरियाज़ और अमीर होते जा रहे हैं। फिर फॉरेस्ट एक्ट्स जो हैं उनको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। फिर जो यहाँ पर, क्योंकि ये लोग काफ़ी इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड पॉलिटिकली पिछड़ गए, यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उनकी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे एक्शंस किए गए जो एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, या फॉर दैट मैटर किसी भी पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोभा नहीं देता। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप्स किए गए, उनमें पुलिस थानों में रेप्स की इतनी सारी खबरें आ गई, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हुए। इस तरह के इश्यूज़ के अंदर, इन द लाइट ऑफ सच सिचुएशन, जहाँ पे आपके खुद के एरिया में, आपके खुद के लोगों को, आपके स्टेट से प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक सिस्टम निकल के आया जहाँ पे लोगों ने हथियार उठाए। अब ऑफ कोर्स कोई भी एरिया जहाँ पे ऐसे वायलेंस चल रहा है, लोगों के पास में ऑप्शन है, जब कोई भी पर्सन है वो हथियार उठाएगा, उसको पावर तो फील होगी, ठीक। तो क्या हुआ है कि बहुत सारे जो हैं जो उधर ऐसे वाले एलिमेंट्स थे, नॉट नेसेसरली वेरी गुड एलिमेंट्स, वो भी साथ में लग गए, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इंडिया एक मूवमेंट चली जिसको बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट। इसी मूवमेंट में जो आपको एग्जाम में लीडर का नाम आएगा, अगेन मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी करा दूं तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, वो आएगा आपको चारू मजूमदार, ठीक। बेसिकली क्या है ना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नक्सलिज्म, ये सारा अच्छे से, आपको थोड़ा मार्क्सिज्म अच्छे से आना चाहिए, ठीक, तो वो मैं आपको करा दूंगा। चारू मजूमदार ये एक लीडर थे, बहुत इनकी ब्यूटी क्या है ना, हाउ ब्यूटी वर्ड इन द सेंस की हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम से बाकी किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के। जो नक्सलाइट्स हैं, इनके जो लीडर्स होते हैं, दे कन्विंस यू यूजुअली नॉट नेसेसरली थ्रू इमोशनल अपील, नॉट नेसेसरली थ्रू से कोई ऐसा आइडिया जो प्योरली आपको बस इमोशनल लेवल पे अपील कर रहा है, बट थ्रू एक इकोनॉमिक रीज़न देते हैं, आपके रीज़न को हिट करते हैं कि यार ये तेरी ज़मीन थी, ये यहाँ पे आए, इस तरह से तेरी ज़मीन ले ली, वो देख वो लेके जा रहा है, इसने बेच दी, एंड देन इट मेक्स सेंस टू यू। क्लास स्ट्रगल की जो ये बात करते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ। हालांकि फिर उसके बाद चारू मजूमदार जी की भी पुलिस थाने में ही डेथ हो गई, ठीक। और यहाँ पे भी सरकार ने हर तरीके का जो भी पॉसिबल ऑप्शन सरकार यूज़ कर सकती है, लोगों को कोऑप्ट करने की वो भी की, डेवलपमेंट थोड़ा सा इस एरिया में लेके जाने की वो भी की, और जो वायलेंस है उसका जवाब वायलेंस से देने की वो भी की। जो पंजाब बोल रहा हूँ, जो बच्चों का IPS होता है, हैदराबाद की एकेडमी में जाते हैं, ये सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल एकेडमी की, उनकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लगती है इधर के जंगलों में, शीश चलाम के जंगल या कोई भी जंगलों में लेके जाते हैं।
वहाँ पे उनकी यही ट्रेनिंग कराई जाती है आईपीएस ऑफिसर्स की कि देन हाउ टू फाइट विद सच इंसर्जेंट्स, कि कैसे वो आप हल्की से अपना फ़ोन की लाइट भी ऑन करोगे तो वो उन जंगलों में ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं जहाँ से दे कैन जस्ट टेल कि हाँ वहाँ पे कोई पुलिस वाला बैठा है, उसकी टॉर्च ऑन हुई है, फ़ोन ऑन हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक इन्होंने चैलेंज पोज किया है इंडियन आर्म स्टेट को। अब इसमें भी क्या है कि यार ऐसे तो कोई भी पर्सन जिसको हिंदुस्तान में ग्रीवेंस है, मुझे लगता है मेरी स्टेट में सरकार जॉब्स नहीं दे रही। पहली बात, क्या मैं हथियार उठा लूँ? क्या एक ऑर्डिनरी पर्सन पहले सीधा हथियार उठा लेता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या सरकार मुझे मार दे? ठीक है, तो ऐसे तो जिसको भी ग्रीवेंस होगा तो सरकार सिर्फ वायलेंस से जवाब नहीं दे सकती। सरकार ने ऐसा ही किया, यहाँ पे भी सिर्फ वायलेंस से जवाब नहीं दे रही, काफ़ी ज़्यादा कोऑप्शन की भी कोशिश कर रही है। बट ये बहुत सीरियस चैलेंज है। वी विल टॉक अबाउट इट इन द ग्रेटेस्ट डिटेल वंस वी हैव डन द थ्योरी पार्ट। ओके, विद दिस वी शुड वाइंड अप द आर्म्ड challenges to the Indian state. I will see you in the next class with the another topic.